हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, कल से बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का एक और पेपर लेकर आ गए हैं जो कि 2024 में हुए थे, री एग्जाम यूपी पुलिस का। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1914 में या 1930 में? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है 1914 में स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला था? 1918 तक। 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला था। और यूरोप में युद्ध हुआ था, बेसिकली यूरोप में युद्ध हुआ था। दूसरा 30 प्लस देशों ने इसमें भाग लिया था, 30 प्लस देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। यदि हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। ये आपको याद रखना है। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन है? सुंदरवन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। जबकि हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें मध्य प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहां पर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में है। तो बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान की, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एशियाटिक एशियाटिक शेरों के लिए ये एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। दूसरा आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का। यदि आपसे पहला नेशनल पार्क पूछ लिया जाए तो भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इससे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। हैली नेशनल पार्क के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था। दूसरी बात करूं मैं आपसे, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा कहां पर है? लद्दाख में है। लद्दाख में है। और क्या नाम है इसका? तो हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और आपसे यदि पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क। और ये कहां पर है? ये आपका अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में। दूसरा आपको याद रखना है कि भारत में आरक्षित पहला वन कौन सा था? तो जो भारत में आरक्षित पहला वन था अंग्रेजों द्वारा आरक्षित किया गया था। और कौन सा था वो? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहला वन है, आरक्षित वन। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में है। और किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा इसको आरक्षित किया गया था। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में, बरसाना में? तो जो इसका राइट आंसर होगा बरसाना में। बरसाना और नंदगांव। नंदगांव डिस्ट्रिक्ट कौन सा? मथुरा डिस्ट्रिक्ट। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ये किया जाता है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछ ले, उत्तर प्रदेश में एक है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। ललितपुर। ललितपुर में कौन सा डांस किया जाता है? तो ललितपुर में कौन सा डांस किया जाता है बेसिकली? तो यहाँ पर शेरा नृत्य किया जाता है। शेरा नृत्य। और ये किससे संबंधित है? इंद्रदेव की पूजा से संबंधित है। और कहां पर किया जाता है? ललितपुर में किया जाता है। और इसकी सीमा मध्य प्रदेश से ललितपुर की सीमा मिलती है। दूसरा मैं आपसे बात करूं उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से डांस हैं। कथक डांस उत्तर प्रदेश का, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा कजरी डांस कहाँ का है? ये भी उत्तर प्रदेश का है। कजरी के बाद बात करूं मैं नौटंकी। नौटंकी, चरकुला,
चरकुला, और एक आप याद रखना राई नृत्य। राई नृत्य बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है और ये यूपी प्लस एमपी दोनों में आता है। दोनों जगह पर राई नृत्य किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आर्य सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, या वैदिक सभ्यता? इसका राइट आंसर होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि पहले तो बात करें हम, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को किसने देखा था? 1826 में चार्ल्स मैसन ने देखा। चार्ल्स मैसन ने देखा। उसके बाद इनकी खुदाई करने के लिए भारत में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई? 1861 में की गई। इसके पहले महानिदेशक कौन बनाए गए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का पहला महानिदेशक बनाया गया। यह आपको याद रखना है। दूसरा, पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? 1921 में खोजा गया, हड़प्पा खोजा गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और कहां पर खोजा गया था? ये पाकिस्तान में खोजा गया था, रावी नदी के किनारे पर। दूसरा, किसके द्वारा खोजा गया? ये दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। दूसरा स्थल भी पूछ लेता आपसे, कौन सा है दूसरा स्थल? तो 1922 में खोजा गया था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। किस नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर है। सिंधु नदी के किनारे पर है। और दूसरा मैं आपसे बात करूं किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसे खोजा गया था। आरडी बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। और ये भी कहां पर है? ये भी आपका पाकिस्तान में ही स्थित है। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा। तो इसका राइट आंसर होने वाला अटल बिहारी वाजपेयी। आपसे पूछ ले पहली बार जो जीएसटी है उसका जिक्र किस बिल में किया गया था? तो इसका पहली बार जो जिक्र है 2006-07 के बजट में इसका पहली बार प्रस्ताव रखा गया था। दूसरा, किसकी समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया है? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया है 101वां संविधान संशोधन करके। और इसके द्वारा आर्टिकल 279A जोड़ा गया है, जिसमें जीएसटी परिषद का उल्लेख है। जीएसटी परिषद का उल्लेख है। अभी यूपीपी में ही पूछा गया जीएसटी परिषद में कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल इसमें 33 मेंबर होते हैं। 33 मेंबर इसमें होते हैं। और इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और पूछ ले आपसे पहले कौन थे? तो पहले थे अरुण जेटली। ठीक। दूसरा आपको याद रखना है, जो भारत में जीएसटी है किस मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कनाडाई मॉडल पर ये आधारित है। दूसरा आपको याद रखना है, 2006-07 के बजट में पहली बार इस पर चर्चा की गई। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। और कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। दूसरा आपसे पूछ ले जीएसटी एक कैसा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। वेब हाईजैकिंग, स्पैम, फिशिंग या हैकिंग। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वेब हाईजैकिंग। वेब हाईजैकिंग इसका राइट आंसर है। दूसरा स्पैम, स्पैम क्या होता है? तो स्पैम किसी को बार बार मैसेज भेजकर उसके साथ धोखाधड़ी करना, अनाधिकृत मैसेज भेजकर उसके साथ धोखाधड़ी करना, अनाधिकृत मैसेज भेजकर उसके साथ धोखाधड़ी करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो इसका जो राइट आंसर है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। दूसरा आपसे पूछ ले, तीस्ता नदी कहां से निकलती है? तो तीस्ता नदी कहां से निकलती है? चोलामू झील से। चोलामू झील सिक्किम से निकलती है। चोलामू झील सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है। दूसरा, चोलामू झील भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंची झील है भारत में, ऊंची भारत में ये झील है। यहां से तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी और किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो बांग्लादेश में जाकर जमुना में मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना में मिल जाती है। जमुना, बांग्लादेश में जो जमुना है वो ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। दूसरा, तीस्ता नदी से एक क्वेश्चन याद रखना है आपको, जलपाईगुड़ी शहर। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में एक शहर है, किस नदी के किनारे पर है? तो तीस्ता नदी के किनारे पर है। ये आपको याद रखना। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चामा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के पास है। दूसरा बात करूं मैं गंगा की, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। गंगोत्री उत्तराखंड से। और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वातंत्र्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी बात करें, सभा, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता दूसरी है। तीसरी बात करें, संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। इसमें फोर्थ है जो कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवी है जो, पांचवी स्वतंत्रता कौन सी है? तो कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। कहीं भी मतलब भारत की बात कर रहे हैं हम, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसना। उसके बाद में बात करूं, छठी स्वतंत्रता कौन सी है? व्यापार की स्वतंत्रता। भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी व्यापार
कर सकता है। ठीक है, पहली स्वतंत्रता वाक व अभिव्यक्ति की, दूसरी सभा, तीसरी संघ संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, तीसरी कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। उसी के साथ मैं आर्टिकल 14 की बात करूं। आर्टिकल 14 में दो प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विधि के समक्ष समता और दूसरी है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 14 में विधियों के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। आपसे पूछ ले विधि के समक्ष समता हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण हमने यूएसए के संविधान से लिया है। आगे बात करूं मैं अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार, एक शब्द में बात करूं तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 में जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति के पास क्या मौलिक अधिकार होते हैं, वो आर्टिकल 22 में बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वकील करने का अधिकार उसको होता है, वकील। दूसरा आपसे पूछ ले वकील करने का अधिकार 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, उसके साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संशोधित होते हैं? बड़ौदा में, मुंबई में, सूरत में या जयपुर में? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला सूरत में। सूरत में हीरे का सबसे बड़ा केंद्र है। सूरत गुजरात में हीरे का सबसे बड़ा संशोधित होने का केंद्र है। सूरत पहली बात किस नदी के किनारे पर है? ताप्ती नदी के किनारे पर है। ताप्ती नदी के किनारे पर है। दूसरा आपको याद रखना है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर है। और जो अंग्रेज आए थे भारत में, उन्होंने पहली स्थायी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो सूरत में ही स्थायी फैक्ट्री स्थापित की। स्थायी फैक्ट्री किससे परमिशन लेकर? जहांगीर, उस समय पर जहांगीर राजा थे, जहांगीर से परमिशन लेकर पहले स्थायी फैक्ट्री कहां पर लगाई थी अंग्रेजों ने? सूरत में लगाई थी। दूसरा मैं आपसे बात करूं, जो ये हीरा होता है ये कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। भारत में सर्वाधिक हीरा कहां से प्राप्त किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक हीरे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त किया जाता है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? 17.80%, 23.42%, 21.05%, 22.07%। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 21.05%। वनों की बात मैं आपसे करूं तो भारत में सर्वाधिक वन कहां पर है? सर्वाधिक वन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में है। जबकि अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो मिजोरम में सर्वाधिक वन है। मिजोरम में सर्वाधिक वन है। दूसरा आपसे पूछ ले पहली बार वनों के लिए वन नीति पहली बार कब आई थी? तो पहली बार जब वन नीति आई थी 1952 में पहली बार वन नीति आई स्वतंत्र भारत में। दूसरा आपसे पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 21 मार्च को राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। दूसरा आपको वनों से ही एक आर्टिकल है, आपको याद रखना है।
आर्टिकल 48A, जिसमें पर्यावरण व वनों का संरक्षण दिया गया है, वह वन। दूसरा आपको याद रखना है, ये 48A आर्टिकल में पर्यावरण व वनों के लिए ये प्रावधान है आर्टिकल 48A में, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हरित क्रांति, जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, में मुख्य रूप से शामिल थे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, उन्नत सिंचाई तकनीकें, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, जैविक खेती के तरीके। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, ठीक है, HYV। इसमें कॉन्सेप्ट आया था HYV का, जिसका अर्थ है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च किस्म वाली वैरायटियों का यूज करना। दूसरी बात, भारत में हरित क्रांति पहली बार कब स्टार्ट की गई? 1960 के दशक में स्टार्ट की गई, 1965-66 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति स्टार्ट की गई। दूसरा आपसे पूछ ले, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे बात करूं मैं, MS स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, खाद्य अवार्ड, फर्स्ट इंडियन, MS स्वामीनाथन को ही दिया गया था। दूसरा आपको याद रखना है, जो हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया है? हरित क्रांति, यह शब्द विलियम गिडे के द्वारा दिया गया था। विलियम गिडे ने हरित क्रांति शब्द दिया है। दूसरा, अगर मैं हरित क्रांति के परिप्रेक्ष्य में विश्व में बात करूं, तो विश्व में हरित क्रांति कहां से स्टार्ट की गई थी? विश्व में अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट की गई थी मैक्सिको से। मैक्सिको से विश्व में हरित क्रांति स्टार्ट की गई। दूसरा आपसे पूछ ले, किसने स्टार्ट की थी? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट की गई हरित क्रांति, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और नॉर्मन बोरलॉग का आपसे देश पूछता था, नॉर्मन बोरलॉग बेसिकली USA के थे। दूसरा आपसे पूछ ले, नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल भी मिल चुका है, वो नोबेल कब मिला था? तो 1970 में शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल अवार्ड मिला है, शांति के क्षेत्र में। यह आपको याद रखना है। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, नाट्यशास्त्र या वेद? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में जितने हमारे शास्त्र नृत्य हैं, टोटल हमारे 8 शास्त्र नृत्य हैं, उनका उल्लेख इसमें मिलता है। नाट्यशास्त्र की बात करें तो ये नाट्यशास्त्र है, इसमें 8 नाट्यशास्त्र में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य का प्रावधान इसमें है। भारत में टोटल कितने हैं? तो भारत में भी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनकी बात करूं मैं, कथक। कथक कहां पर किया जाता है? यूपी में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम कहां पर किया जाता है?
तो मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल में। छठे डांस की बात करें हम तो ओडिसी कहां पर किया जाता है? उड़ीसा में। आगे बात करें, सतारिया कहां पर किया जाता है? असम में। और जो लास्ट है हमारा 8वां, उसकी बात की जाए तो ये क्या था? कथकली कहां पर? कथकली केरल में किया जाता है। कथकली केरल में। इस प्रकार हमारे ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। दूसरा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त कहा जाता है इन्हें। चाणक्य भी कौटिल्य को ही कहा जाता है। और बेसिकली अर्थशास्त्र संबंधित नहीं है, ये राजनीति से संबंधित किताब है, जिसमें शासन करने के निर्देश हैं। शासन करने के निर्देश इस किताब के अंतर्गत दिए गए। दूसरा, वेदों की बात की जाए, वेदों में हमारे टोटल वेद कितने? 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। और सबसे नया वेद पूछ ले आपसे तो वो कौन सा? आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, मणिपुर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। दूसरा आपको याद रखना, पहली रेल यूनिवर्सिटी कहां पर है? पहली रेल यूनिवर्सिटी तो बड़ोदरा गुजरात में है। बड़ोदरा गुजरात में है। दूसरा, आप जब हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, तो यूपी में कौन कौन से संस्थान है? तो भारतीय दलना अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में। अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दूसरा आपसे पूछ ले, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में है। तीसरा आपसे पूछ ले, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये बरेली में है, इज्जत नगर में। बरेली इज्जत नगर, बरेली इज्जत नगर में है। दूसरा आपसे पूछ ले, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये आपका है लखनऊ में। ये आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और दूसरा आपसे पूछ ले, भारत में सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन से थे? तो भी आपके राष्ट्रपति हैं। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। दूसरा पूछ ले, सबसे कम किसका है? तो कम डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। दूसरा आपसे पूछ ले, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है पहले? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी इनकी। पद पर मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही है। और अब तक केवल 2 राष्ट्रपति की डेथ उनके पद पर रहते हुए है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद।
फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरा आपको याद रखना है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन है? सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। पूछ ले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है पहले? तो एम हिदायतुल्ला पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। इसी के साथ आपसे पूछ ले पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। दूसरा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला डॉक्टर लक्ष्मी। डॉक्टर लक्ष्मी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला हैं। दूसरा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1950 से 1962 तक ये 1962-63 तक ये रहे थे। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है अधिक लाभ कमाना, सदस्यों की सेवा करना, उत्पादन बढ़ाना, अधिक धन जुटाना। तो इसका राइट आंसर है सदस्यों की सेवा करना। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना। दूसरा मैं आपसे बात करूं, वर्तमान में ये सहकारी समिति हमारे मौलिक अधिकारों में आती हैं। 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से सहकारी समिति को संवैधानिक बनाया गया है। संवैधानिक बनाया गया है। दूसरा मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19(1)(c) में इसको शामिल किया गया है। दूसरा भाग 9(b) में जोड़ा गया है। सहकारी समिति को भाग 9(b) में जोड़ा गया है। ये आपको याद रखना। वर्तमान में सहकारी मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? सहकारी मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह जी वर्तमान में सहकारी मंत्री हैं। अमित शाह वर्तमान में सहकारी मंत्री हैं। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? रो, ये खुफिया एजेंसी है भारत की। सर्ट इन, NIA या DRDO? तो इसका जो राइट आंसर है CERT इन, जो कि IT मिनिस्ट्री इसको संभालती है हमारी। दूसरा आपसे पूछ ले IT मिनिस्ट्री, अभी IT मंत्री कौन है हमारे? तो अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव वर्तमान में IT मंत्री हैं। दूसरा NIA आतंकवाद विरोधी, ये एक संस्था है, जांच करती है। DRDO मिसाइल बनाने का काम करती है। मिसाइल बनाने का काम करती है। इससे बस 2 क्वेश्चन आपको याद रखने। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। APJ कलाम को कहा जाता है। और यदि मिसाइल वुमेन पूछ ले, मिसाइल वुमेन, तब हमारा राइट आंसर होगा टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सोफिया किस देश की राजधानी है? अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, बेनिन की, बुल्गारिया की। तो जो ये राजधानी है, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। उसके बाद अफगानिस्तानी क्या है? काबुल है। बांग्लादेश की ढाका। ये आपको याद रखना है। दूसरा एक चीज आप याद रखना, कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री अफगानिस्तान ही है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? अफगानिस्तान। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? अफगानिस्तान ही विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, भूमि बोला गया है
तो भूमि में मालदीव इसका राइट आंसर होगा। मालदीव भूमि सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। तो बांग्लादेश की मैं आपसे बात करूं, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। सबसे बड़ी, और किस राज्य के साथ सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। और टोटल कितने राज्यों से सीमा बनाता? टोटल 5 राज्यों से बनाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। इन 5 राज्यों से बांग्लादेश सीमा बनाता है भारत के। और पूछ ले सर्वाधिक लंबी सीमा, पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो चीन के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य सीमा बनाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख, लद्दाख चीन के साथ सीमा बनाता है। और राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ सबसे लंबी है। और म्यांमार के साथ भी सबसे लंबी सीमा है किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। दूसरा मैं बात करूं आपसे, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल बनाता है, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश बनाता है, म्यांमार के साथ भी अरुणाचल प्रदेश ही बनाता है। दूसरा सिक्किम से याद रखना, ये एकमात्र भारतीय राज्य से सीमा बनाता है। सिक्किम भारत का ही राज्य है, भारत के ही एकमात्र राज्य से सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल से। दूसरा अगर आपसे पूछ ले 3 देशों के साथ सीमा बनाता है सिक्किम, जिसमें भूटान, नेपाल और चीन से सीमा बनाता है। 3 देशों से सीमा बनाने वाला एकमात्र भारतीय राज्य सिक्किम है, ये आपको याद रखना। आगे मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार से जो सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा राज्य है? नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। टोटल 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ है म्यांमार की? अरुणाचल प्रदेश के साथ ही सबसे बड़ी सीमा है। सबसे बड़ी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ है म्यांमार की। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। लाल बहादुर शास्त्री की मैं आपसे बात करूं तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था। पीवी नरसिम्हा राव को अभी मिला है 2024 में, चरण सिंह को भी 2024 में। दूसरा आपको पीवी नरसिम्हा राव से एक बात ध्यान रखनी है कि इन्हीं के समय पर एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। एलपीजी का कॉन्सेप्ट पीवी नरसिम्हा राव के समय पर आया था। और पीवी नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। आर्थिक सुधारों का जनक भारत में कहा जाता है। आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को ही कहा जाता है। दूसरा एलपीजी कॉन्सेप्ट इन्हीं के समय पर आया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये आया था। दूसरा मनमोहन सिंह से आपको याद रखना है, मनमोहन सिंह की एक फेमस पुस्तक है जो मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई है, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो संजय बारू ने लिखी है। संजय बारू ने लिखी है ये पुस्तक और मनमोहन सिंह जी को ये समर्पित है। दूसरा मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी गई है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह ने स्वयं ये पुस्तक लिखी है। ठीक है। जब नरसिम्हा राव पीएम थे
उस समय पर जो मनमोहन सिंह है वो वित्त मंत्री थे। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड ओकलैंड के समय, सर जॉन नेपियर के समय? तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के समय पर 1872 में पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी। 1872 में पहली जनगणना स्टार्ट हुई। दूसरा, 10 के आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर कब हुई थी? 10 के आधार पर लॉर्ड रिपन के समय पर। रिपन के समय पर कब स्टार्ट की गई? 1881 में स्टार्ट की गई थी। आपसे पूछले पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो पहले जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लोडेन। डब्ल्यू.सी. प्लोडेन पहले जनगणना आयुक्त थे। दूसरा आपसे पूछ ले, भारत में जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? जनक आपसे पूछ ले तो हेनरी बाल्टर को भारत में जनगणना का जनक कहा जाता है, हेनरी बाल्टर। दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में हुई। कौन से नंबर की जनगणना थी ये? 8वें नंबर की जनगणना थी। और कौन रजिस्ट्रार जनरल थे इसके जनगणना आयुक्त? आर.ए. गोपाला स्वामी। आर.ए. गोपाला स्वामी स्वतंत्र भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल हैं, जिनके समय पर 8वीं जनगणना हुई थी। बेसिकली थे कौन जनगणना आयुक्त? तो येट्स साहब इसके जनगणना आयुक्त थे, लेकिन इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। उसके बाद आर.ए. गोपाला स्वामी को 1951 में मनाया गया। यदि आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद जो भारत में जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? या तो ईट्स देगा या आर.ए. गोपाला स्वामी, कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करूं, अभी जो 2011 में हुई है, 2011 में 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना है। दूसरा, स्वतंत्र भारत की कौन सी है? 7वीं है। इस समय कौन थे जनगणना आयुक्त? डी.सी. चंद्रमौली। डी.सी. चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध या बांडीवास का युद्ध? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की बात करें हम तो प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था, नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। किस नदी के किनारे पर? तो भगीरथी नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध को जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीता था। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसके द्वारा धोखा दे दिया गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला, अवध का नवाब था जो शुजाउद्दौला, और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, और कौन थे अंग्रेजों की तरफ से? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जीता कौन था? तो अंग्रेज जीते थे और ये त्रिसेना हार गई थी। इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध की बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध है। ये कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किन किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध को जीता कौन था? तो इस युद्ध को जीते थे कौन? बाबर इस युद्ध को जीता था। अगला बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और किन किन के बीच में ये युद्ध हुआ था बांडीवास का युद्ध? तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया भारत से। दूसरा, आपको एक युद्ध और याद रखना, बेदरा का युद्ध। बेदरा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1759 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? तो इसमें अंग्रेजों ने
डचों को परास्त किया था, डचों को समाप्त कर दिया था भारत से। ठीक है, डचों को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, ये आपको याद रखना। दूसरा, इस बेदरा के युद्ध को चिनसुरा का युद्ध भी कहा जाता है, चिनसुरा का युद्ध भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई है? अब प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद, और ये एक लघु कहानी है, लघु कहानी है जिसे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा, कहानी से याद आया मुझे, भारत में जो भारतीय साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसकी पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी इंदुमती है। किसके द्वारा ये लिखी गई है? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरा, किन के अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये है। ठीक है, ये आपका यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसके अनुसार पहली कहानी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली कहानी है। इसी के साथ आज की अपनी क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अपने अगली क्लास में आपसे, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।